दोस्तों नमस्कार। स्टॉक्स विद रोहित के आज के इस 66वें अंक में आपका स्वागत है और स्वागत है रोहित आपका। थैंक यू सर। देखो, आजकल एक फिल्म बहुत चली है, धुरंधर जी। तो धुरंधर आप भी हो। जी, इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में चल रही है। देखो, उसको बैन पाकिस्तान के कारण बाकी 5-6 कंट्रीज ने बैन किया, लेकिन पाकिस्तान वाले उसको ज़्यादा देख रहे हैं, है ना। और अभी मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी कि पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही है कि ये इंडिया वाले क्यों सोच पाए, हम क्यों नहीं सोच पाए कि ऐसी कुछ फिल्म बनाए। जी। और जबकि खैर, तो दोस्तों लास्ट वीक में हमने धुरंधर फिल्म मैंने भी देखी और हमारे धुरंधर स्टॉक्स विद रोहित के धुरंधर रोहित सर ने भी देखी और आप भी देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जी हाँ, रिव्यू ऑफ द मार्केट। मार्केट रिव्यू करेंगे तो निफ्टी 50 का सबसे पहले यहाँ चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी 50 में हम वीक ऑन वीक यही बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। देखिए, मार्केट में नेगेटिव्स आ रहे हैं, वो मिड कैप और स्मॉल कैप को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बड़े शेयर्स हैं, लार्ज कैप शेयर्स हैं, वहाँ पे अफेक्ट कम दिख रहा है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको दिखेगा कि निफ्टी सपोर्ट लेते हुए चल रहा है और सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, या तो अपने 10, 20 या 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है। और रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तीनों दिन सपोर्ट लिया, क्लोजिंग नहीं दिया 50 EMA के नीचे। और इसी रीज़न से 50 EMA जो है वो बैठा हुआ है 25,700 और ये 25,700 का लेवल निफ्टी के लिए क्रूशल है। जब तक कि हम इसके ऊपर है तब तक के कोई इशू नहीं है, सेफ जोन में है निफ्टी के लिए, लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए जो 50 स्टॉक्स है इंडिया के टॉप स्टॉक्स। यहाँ मैं ये चार्ट देख रहा हूँ रोहित जी कि यहाँ सुपर ट्रेंड जो है ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, पहले भी और यहाँ भी, और इधर कोई ऐसा सुपर ट्रेंड डाइवर्जन नीचे की तरफ नहीं दिखा रहा। नहीं है, मतलब बुलिश ही है, वो कंटिन्यू बुलिश ही है। क्योंकि यहाँ सुपर ट्रेंड आपने चेक किया इस एरिया में? इस एरिया में जब यहाँ बुलिश हुआ तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर अभी बुलिश ही कंटिन्यू। अच्छा, इसी के थ्रू चल रहा है। यस। अगर यहाँ कुछ EMA में डाइवर्जेंस आता है या कुछ आता, तब वो ये जो कुतुब मीनार है वो ये लाल हो जाती है नीचे तरफ। अभी कुतुब मीनार ऊपर की तरफ है। बिल्कुल। तो दोस्तों, कुतुब मीनार में जब भी बोलूँ तब आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, चूंकि मैं इस तरीके की वोकैबुलरी या इस तरीके के मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं कि आपको वो याद रह जाए। अगर मैं कुतुब मीनार कह रहा हूं तो समझ लीजिए कि सुपर ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब मार्केट जो है वो बुलिश है, या जो भी चार्ट है वो बुलिश रन देगा। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड जो है वो अगर रेड है और नीचे की तरफ उसके एरो हैं, तो वो जो कुतुब मीनार है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो वहां पर आपका बियरिश ट्रेंड आएगा। ये मैं आज इसलिए अभी बात कर रहा हूं कि जब हम आज के शो की तैयारी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो अभी हम चार्ट देखेंगे स्मॉल कैप के भी और मिड कैप के भी, तो वहां पर कुतुब मीनार यानी कि सुपर ट्रेंड नीचे की तरफ जाते हुए भी आपको दिखेगा। और वहां आज का शो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर निफ्टी 50 की हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 में बात अलग है, स्ट्रेटेजी अलग होगी। और स्मॉल कैप और मिड कैप अगर आपके पास है, आपका पोर्टफोलियो है, आपके पास 15 प्रकार के अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, लेकिन 5 स्टॉक आपके पास जो है वो आपके निफ्टी 50 के हैं या बड़ी कंपनियों के हैं, लेकिन 5 स्टॉक आपके पास मिड कैप के हैं और 5 स्टॉक आपके पास स्मॉल कैप के हैं। तो आपको ये जरूर देखना है आज का ये शो, और आज के शो से आपको ये जरूर सीखना है कि आपको उन कंपनियों में क्या स्ट्रेटेजी रखना है जो कि निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। उन कंपनीज के बारे में, उन स्टॉक्स के बारे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी जिसमें आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप के आपके पास स्टॉक है। इसीलिए आज का ये रिव्यू आपको देखना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा आपका क्विक रिव्यू एक बार आप इस निफ्टी 50 के ऊपर करके फिर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें। निफ्टी 50 जब तक के 25,700 के नीचे नहीं जाता, और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा 25,640 के नीचे, तो 25,700 और 25,640
ये दोनों मेजर लेवल क्रूशल रहेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि यार 25,640 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो ये कुतुब मीनार उल्टी हो जाएगी, जी हाँ, बियरिश ट्रेंड आ जाएगा, बियरिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। लेकिन यहां अगर हम बात करें ईएमएस की, तो ये लगभग अगर ये स्थिति खराब होती है और तो यहां अभी तक तो ये डाइवर्जेंस आया नहीं है नीचे की तरफ। जी नहीं, जी नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब डाइवर्जेंस यहां नहीं आया है तो 25,640 के नीचे अगर क्लोज होता है तो क्यों सुपर ट्रेंड उल्टा होगा? देखिए 25,640 एक इमीडिएट सपोर्ट है हमारा, तो अगर 25,640 अगर टूटता है तो उसके बाद डायरेक्टली आप देखोगे तो 25,400 और 24,940 मतलब दो बड़े दूर सपोर्ट आ जाएंगे मतलब, और 24,500 के नीचे जब जाएंगे तब हमारा ईएमए डाइवर्जेंस आपको मिलेगा, मतलब बहुत नीचे जाना पड़ेगा निफ्टी को। इसका कहने का मतलब आपका यह है कि आप उसको देख रहे हैं, जी। हम लोग ना देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि अगर ये 25,640 के नीचे क्लोज होता है तो हमारे जो सपोर्ट है वो और नीचे चले जाएंगे, और जब सपोर्ट नीचे जाएंगे तो उस सपोर्ट को लेने के लिए जब ईएमए भी नीचे आएगा तो वहां डाइवर्जेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा अगर और नीचे जाएगा। अगर नीचे के सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर आता है, 25,640 को तोड़ दिया, राइट, मान लो वो सपोर्ट आपका और नीचे चला गया, 25,640 के बाद कौन सा सपोर्ट है आपका? 25,400 और 24,940। तो कहने का मतलब आपका ये है कि 25,640 का अगर निफ्टी 50 सपोर्ट तोड़ देता है और 25,400 का सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाता है तो नहीं बनेगा, दो नहीं बनेगा, जी नहीं, और उसको भी तोड़ देता है, उसको भी तोड़ देता है, तो ऐसा करके राइट। तो अभी मुझे समझ में आया कि डाइवर्जेंस जो है अभी आपको एक कॉमन मैन को इस चार्ट को देख करके डाइवर्जेंस का ट्रेंड हो सकता है समझ में नहीं आया, लेकिन आप अगर 25,640 का नीचे सपोर्ट तोड़ता है अगर, तो उसके नीचे जो दूर होंगे सपोर्ट्स, उन सपोर्ट्स को भी अगर वो तोड़ देता है तो डाइवर्जेंस तब बनेगा, अभी नहीं बनेगा। अभी इसलिए हम सेफ जोन में निफ्टी में, इसीलिए आप इसको सेफ जोन कह रहे हैं, राइट, थैंक यू। अब हम मिड कैप को देखते हैं। मिड कैप का भी यहाँ चार्ट खुला हुआ है, और मिड कैप के चार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 200 ईएमए का सपोर्ट कंटिन्यूसली मिड कैप ले रहा है। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट, मतलब मिड कैप ने 4 से 5 बार 200 ईएमए के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और अब ऊपर आया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम मतलब कोई एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक के हम सेफ जोन में नहीं पहुंचेंगे तब तक के स्टॉक्स उस तरीके से नहीं चलेंगे, तब तक के ब्रेकआउट्स उस तरीके से काम नहीं करेंगे। और इसी रीज़न से हम अभी भी मिड कैप में और स्मॉल कैप का चार्ट हम खोलेंगे, अभी भी हम थोड़े से डाइसी जोन में बैठे हुए हैं, एक बीच वाले जोन में बैठे हुए हैं, जहां पर आपको यहाँ से वापस से एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख सकता है अगर यहाँ पर कोई ट्रिगर मार्केट को नहीं मिलता है। मेजरली अगर ट्रिगर मिलता है, ट्रेड डील का ट्रिगर मिल जाता है कि अगर ट्रेड डील नेक्स्ट वीक आ जाती है तो फिर ये सारे ईएमएस को तोड़ के ऊपर क्रॉस करके अपनी क्लोजिंग देगा और फिर ब्रेकआउट भी दे सकता है, तो वहां पे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है मार्केट में। लेकिन ट्रिगर अभी नहीं मिल रहा है मार्केट में। ये जो दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है ये एक ट्रिगर की वजह से बनी है, जहां पर एक्सपेक्टेशन आई है कि जल्दी ही ट्रेड डील यहाँ पर पूरी हो जाएगी। एक रेट कट भी आया है मार्केट में, और मार्केट में बड़ा फॉल आने के बाद जो बाइंग आती है लोअर लेवल पर वो भी आई है। लेकिन अभी भी मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप उतना स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं दिखा रहे हैं, और इसी रीज़न से मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आगे वाले शो में, आने वाले शो में हम लर्निंग्स में बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ना करें वो। ये तो आपने अच्छी बात बताई कि क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये अभी आप बताएंगे और उसको आप इससे लिंक करेंगे। लेकिन जो अभी आपने समझाया, जो मुझे समझ में आया, मुझे एकदम से एक चुनावी बात याद आ गई कि अगर यहां जब तक लाडली बहना योजना कोई आएगी नहीं, राइट, मतलब ट्रंप ने लाडली बहना योजना दे दी, बिल्कुल सही, ठीक है, भारतीय कंपनियों को जी, तो ये एकदम से उड़ जाएगा, बिल्कुल राइट। और वैसा ही आपको मतलब थोड़ा सा और दिक्कत में स्मॉल कैप का चार्ट दिखेगा, जहां मिड कैप का चार्ट 200 ईएमए को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, वहां स्मॉल कैप के चार्ट ने डाइवर्जेंस दे दिया यहाँ पर। मैं एक मिनट इस पे चर्चा करने के पहले एक चीज मैं छूट गई जी, जो मिड कैप की जो मैं चर्चा करना चाह रहा था अपने दर्शकों से, कि आपने ये बताया कि ये चालू करो, हाँ,
यहाँ इसने ये पहली बार इसने रिस्पेक्ट किया 200 EMA को, ये दूसरी बार किया, ये तीसरी बार किया, ये चौथी बार किया, राइट। लेकिन ये जो कुतुब मीनार है यानी सुपर ट्रेंड है, यहां पर ग्रीन था ऊपर की तरफ, यहां भी ग्रीन था ऊपर की तरफ, उसमें निफ्टी 50 में वो यहां आया नहीं आया, ये कुतुब मीनार जो है नीचे की तरफ नहीं आई, लेकिन इसमें मिड कैप में ये कुतुब मीनार बन गई नीचे की तरफ। इसलिए हम दिक्कत में हैं, इसीलिए आपने डूज डोंट्स यस का आज का सेशन रखा है बिल्कुल मिड कैप के कारण। रेस्ट वैसा ही हमारा चार्ट है स्मॉल कैप में भी, यहाँ पर भी सुपर ट्रेंड बियरिश हो चुका है यहाँ पर ही, और हमें यहाँ पर एक और बुरी खबर है कि यहाँ डाइवर्जेंस भी हो गया है, मतलब सारे EMA डाइवर्ज हो गए नीचे की तरफ, मतलब बियरिश ट्रेंड चालू हो गया है। और देखिए मार्केट ने ये लो दिखाया, लो दिखाने के बाद जो पुल बैक आया है, मतलब यहाँ से जो पुल बैक आया है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के आया है, मतलब 10 EMA तक के आया है, मतलब ये बहुत ही वीक पुल बैक मैं बोलूंगा। अच्छा, ये 10 EMA है, राइट, ओके। अगर ये 10 EMA को भी तोड़ देता तो थोड़ा सा अपन सोच सकते थे कि कुछ होगा। सिचुएशन डाइसी है क्योंकि तुरंत ऊपर 20 EMA बैठा हुआ है, तुरंत ऊपर 200 EMA, 50 EMA और 100 EMA सब बैठे हुए हैं, मतलब अभी कुछ दिन तो सिचुएशन डाइसी रहेगी। ट्रिगर मिल जाता है, मैं कहता हूँ लाडली बहना, हाँ ट्रिगर मिल जाता है तो फिर ये एक साथ सभी को, ट्रिगर को हम लाडली बहना कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये तोड़ के निकलेगा ऊपर सभी इस पर्टिकुलर। तो दोस्तों ट्रिगर का मतलब आप ये समझो कि आगे आने वाले समय में भी जब हम, जैसे यहाँ इसका नाम मैंने कुतुब मीनार रखा है वैसे किसका, सुपर ट्रेंड का, उसी प्रकार से ट्रिगर मतलब इवेंट, चुनाव है, कुछ अच्छा होने वाला है, RBI की बैठक होने वाली है, सरकार ने कोई अच्छा डिसीजन लिया है GST के ऊपर, या ट्रंप, तो ये लाडली बहना की योजना कौन लाएगा पता नहीं, राइट। तो इस तरीके से यस यहां आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात करूंगा कि जैसा यहां पर यहां भी जो था, ये कुतुब मीनार ऊपर की तरफ गया, ये कुतुब मीनार आया, और यहां ये बहुत जल्दी ये कुतुब मीनार नीचे की तरफ आ गया। करेक्ट, सुपर ट्रेंड यहां अपवर्ड था, यहां अपवर्ड था और यहां डाउनवर्ड था, तो यहां इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, और मिड कैप में ये गैप ज्यादा है। बिल्कुल, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये सिचुएशन स्मॉल कैप में ही बनी हुई है इस पर्टिकुलर ईयर में 2025 में, और स्मॉल कैप ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पर हमें बिल्कुल भी रैली नहीं देखने को मिली है, और वहीं पे स्मॉल कैप शेयर्स नीचे तरफ गए हैं, और स्मॉल कैप शेयर्स में 2025 में बिल्कुल रैली नहीं देखने मिली है। अगर मैं देखूँ तो टॉप से स्मॉल कैप अभी लगभग 15% डाउन चल रहा है, और जब इंडेक्स 15% डाउन जाता है तो स्टॉक्स 50, 60, 70% भी डाउन। ये तो सब आपने टेक्निकल बातें की रोहित, लेकिन जो मैं पिछले 15 महीनों में आपसे सीखा हूं, जितने स्टॉक्स आपने स्क्रीनर से निकाले, जो आपने जिस तरीके से आपने और प्रतीक ने मेहनत कर करके एक एक स्टॉक के ऊपर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की जो स्टडी करते हैं, और कई बार मैं भी उस डिस्कशन में आप लोगों के साथ बैठता हूं, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि जितने भी 90% जो कंपनीज स्टॉक मतलब स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, वो तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, राइट। चाहे जैसे कौन सी थी वो आल्ट वाली, ट्रू आल्ट, ये भी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप। तो अब मैंने खुद ने जब उन कंपनियों के, मुझे भी अब समय मिलता है तो मैं एक दो कंपनियों के फंडामेंटल्स पढ़ता हूँ, राइट। तो मुझे एक भी कंपनी, केवल उन कंपनियों को आप छोड़ दें जिसमें आप स्विंग ट्रेड लेते हैं, कई बार उसमें कई बार एक आध चीज फंडामेंटल्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से उसको देखता हूं तो जितनी कंपनी आपने अगर 50 कंपनियां बताई हैं, तो 50 में से 48 कंपनियां या 47 कंपनियां, मतलब 95% कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उसमें मुझे ऐसा एक भी कंपनी नहीं लगी, बिल्कुल सही, कि जो मल्टी बैगर नहीं हो सकती आने वाले 10 साल में। आप सारे संडे होमवर्क स्टॉक्स देख लीजिए, जितने भी संडे होमवर्क स्टॉक्स है जहां परफॉर्मेंस आया है, नहीं आया है, मतलब लगभग 75% स्टॉक्स में तो परफॉर्मेंस आया है, और इतने गिरते हुए मार्केट में भी अभी भी स्टेबल बैठे हुए हैं हमारे संडे होमवर्क स्टॉक्स। वो सारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है, मतलब आप सभी के फंडामेंटल्स खोल के देखिए, और जहां आया है वो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से आया। देखिए ट्राइजैक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो H1B वीज़ा की जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से हिट हुआ, एक 10% का स्टॉप लॉस हमने लिया।
हमारा श्याम मेटालिक्स में जो डाउन साइड का मूवमेंट आया वो हमें सेल्स रिपोर्ट आ गई कंपनी की। जैसे ही मंडे को हमने देखा तो सेल्स रिपोर्ट आ गई और सेल्स में सितंबर की सेल्स कम आ गई। तो कुछ ना कुछ न्यूज़ की वजह से वहाँ पे हमारे एसएल हिट हुए हैं और एसएल लेना ज़रूरी भी है। और हमने देखा भी है कि हमने अब जितने एसएल नवंबर में लिए हैं वहाँ हमें काम आया ही आया है। मैं रोहित मेरा खुद का बताऊं जी। कि लास्ट 3 वीक्स में कुछ स्टॉप लॉस मैंने कम से कम ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 या 4 स्टॉप लॉस मैंने राइट मेरे स्टॉक्स के हिट हुए और मैं उससे बाहर हुआ। राइट लेकिन उसका मुझे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। इमीडिएटली वो जो मेरी कैपिटल रिलीज हुई बिल्कुल वो मैंने दूसरी जगह कहीं ना कहीं लगाई। करेक्ट। वो शिफ्ट होने से मुझे वहां पर जितना लॉस मुझे हुआ करेक्ट। उसका मैंने 30 to 40% तो अगले 10 दिन के अंदर ही मेरा रिकवर हो गया। बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 नुकसान हुआ तो 4,000 तो मेरा उस कैपिटल से ही कवर हो गया। करेक्ट। तो इसके बारे में आप बताना आगे बढ़ने के पहले जो चीज मैं चाह रहा था यहाँ पर जो मेरी जो क्वेरी थी मेरी जो जिज्ञासा थी जी कि उन 50 में से 47 कंपनियां आपकी अच्छी हैं जी और वो 40%, 50%, 30% नीचे ट्रेड कर रही है। मोस्टली तो नहीं कर रही है उसमें से नहीं कर रही। जी नहीं कर रही है। तो वो हम स्टॉक्स की जब चर्चा करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तब आप बताएंगे। राइट। तो उसमें ये आपका डूज एंड डोंट्स में क्या करना और क्या नहीं करना आप उनका जिन कंपनीज के बारे में आपने बताया है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही। राइट। अभी एक स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे कि इस पर्टिकुलर मार्केट में हमें क्या करना चाहिए तो वो भी समझेंगे डूज और डोंट्स में। लेकिन उसके पहले क्या नहीं करना है। इस स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या लार्ज मतलब निफ्टी 50 की स्ट्रेटेजी आपकी अलग रहेगी और इनकी अलग रहेगी जी एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी? नहीं, स्ट्रैटेजी एज अ होल कि हमारे पोर्टफोलियो में हमें अब क्या करना चाहिए कि भाई अब इतने स्टॉक्स गिर चुके हैं और पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है लेकिन अब पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है तो करे क्या। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे कि एक मेजर स्ट्रेट लाइन में हमें कैसे चलना है और क्या दिशा देके हमें अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना है। राइट। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, टेस्ट मैच भी देखे होंगे। कई बार टेस्ट मैच जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच को ड्रॉ करना क्योंकि जीतने अगर आप जाएंगे तो आउट हो जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे। यस तो आपने ऐसे कहा कि टेस्ट मैच को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मेरा पहला पॉइंट है डूज में। पहला पॉइंट डूज में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है और कैपिटल साइजिंग को अभी थोड़ा कम करना है। मतलब कहीं भी बल्क बाइंग नहीं करना है, आपको धीरे धीरे बाइंग करना है। आपको बाय ऑन डिप्स के लेवल देखना है। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक बाय कर रहे हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है, एक साथ में नहीं बाय करना है। आपको बाय ऑन डिप्स के लेवल डिसाइड करने हैं और उसको धीरे धीरे बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको पिछले हफ्ते बताया कि वारी एनर्जीज मेरा एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। इसमें मैंने 3 लेवल डिसाइड किए 2890, 2700 और 2500। ये 3 लेवल जैसे जैसे आएंगे मैं वैसे वैसे अपनी कैपिटल उसमें इन्फ्यूज करते जाऊंगा, ना कि एक साथ 2890 पे पूरे लगा दूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स कहाँ जाएगा और क्या ट्रेड डील होने वाली है और किस तरीके से आगे न्यूज़ आने वाली है मार्केट में। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर थोड़ा फूक फूक के कदम रखने होंगे। मैं यहाँ पर एक जो आपने पहला पॉइंट बताया कि कैपिटल प्रोटेक्शन एंड कैपिटल साइजिंग, राइट। ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया। बिल्कुल। तो अब मुझे उस 1 लाख का इस्तेमाल कैसे करना है आपके इसी पॉइंट को लेकर के वारी एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए। करेक्ट। बताइए। तो पहले 30,000 लगाना है। अच्छा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है उस पर 30,000 लगाना है और एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। हाँ, ये मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो इसमें दुखी नहीं होना है, बिल्कुल इसमें खुश होना है। लेकिन वो लोग खुश नहीं होंगे जो पूरे 1 लाख रुपए 2890 पे ले लेंगे। बिल्कुल सही। अभी इसमें 2 चीज़ होगी। आपका एक तो स्विंग पोर्टफोलियो होगा जैसे मेरा है और आपका एक होगा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। स्विंग पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अल्प विराम देना है। यहाँ पे आपको स्विंग पोर्टफोलियोज में ध्यान रखना है कि आपके कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बिल्कुल बाहर निकलना है और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को आपको यहाँ पर जागृत कर देना है। मतलब आपको लेवल्स डिसाइड करने और वहां पे उस तरीके से इन्फ्यूजन। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मल्टी बैगर्स होने ही वाले हैं, CDSL है, BSE है, वारी एनर्जीज है, इंडिगो है, मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म वो आपके पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल सही। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है तो ये या JSW इंफ्रा आपका बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इन स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए। बिल्कुल। जो स्टॉप लॉस हो रहा है धड़ाधड़ उसको बेचिए और बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि आपके खाते में भी कितना पैसा रखा है। अब आप जाइए लेवल्स पे जी। कि वारी एनर्जी का लेवल
रोहित ने क्या बताया, 2890, ठीक है, मेरे पास कितना पैसा है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरे को वारीजन एनर्जीज में लगाना है, अभी 30,000 लगा दो, परफेक्ट। 70,000 पर है। वहां पर वो साइकोलॉजी जो होती है, अरे यार ये 1 लाख पड़ा है, लगा दो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा कुछ पैसा, करेक्ट। उससे कैसे फाइट करना है। देखिए क्या होता है, जब आप स्टॉप लॉस लेके बाहर आते हैं तो आपके पास पैसा पड़ा होता है, और जब पैसा पड़ा होता है तो उसको आपको लगाने के लिए आप आतुर होते हो, वो उछलता है, जेब में से बाहर निकलता है। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ, कैश इज ऑल्सो द किंग। आप रखो अपने पास कैश, मार्केट को गिरने दो, मार्केट को नीचे आने दो, और धीरे धीरे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाओ, क्योंकि आप ऐसे समय पे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओगे जब मार्केट गिरा हुआ है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वो 10 साल में कुछ अलग ही एक्सप्लोड हो जाएगा। और यही एक दूसरा भी रीज़न है जो मैं डूज में और डिस्कस करूंगा, कि आपको म्यूचुअल फंड को भी यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, पर्टिकुलरली जब मार्केट ऐसे डाइसी होते हैं। तो देखो, जो आपने आज से 15-14 महीने पहले बताया था 7% डाउन, बिल्कुल सही। मार्केट अगर 7% डाउन जाएगा तो ऊपर उसमें पैसा अभी आप लगाना। ये तो करते कई लोग चूंकि हमारे नए व्यूअर्स होंगे, Right. तो ये आज बताएंगे आप वाला फंडा। बिल्कुल, अगर आप निफ्टी में 7% डाउन पे इन्वेस्टमेंट करते रहते एक साल में, निफ्टी वहीं की वहीं बैठा हुआ है, एक साल में 0% रिटर्न निफ्टी ने दिया है, लेकिन तो भी आपका 5% रिटर्न बन जाता निफ्टी। जो आपने वो फंडा बताया था, तो मैं चाहूंगा कि आज वो फंडा भी आप एक बार बताइएगा। तो इट वाज कैपिटल प्रोटेक्शन एंड कैपिटल साइजिंग, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके बीच जेब में अगर 1 लाख रुपया रखा है, वो बाहर उछलने के लिए करेगा, लेकिन आपको लेवल्स देखना है कि आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में आपको कौन कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कितना करना है, ये आप साइजिंग पहले डिसाइड कर लीजिए। और जितना साइज आपने डिसाइड किया है, आपने सोचा है कि मुझे 30 शेयर लेना है वारी एनर्जीज के, तो पहले 10, फिर 10, फिर 10। जी हाँ, राइट। अभी क्या नहीं करना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। डू नॉट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइव्स। फॉर एग्जाम्पल केन्स टेक्नोलॉजी, तारिल, ओला, ये ऐसे पर्टिकुलर शेयर्स को आप कैच मत कीजिए जो कि गिर रहे हैं, जिनमें न्यूज़ आ रही है, और जो न्यूज़ अफेक्टेड शेयर है, जिनमें न्यूज़ की वजह से वापस से और गिरावट आ सकती है, या फिर न्यूज़ की वजह से वापस से शेयर ऊपर जा सकता है। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन न्यूज़ उसको लेके जा रही है नीचे तरफ, 7,800 से केन्स टेक्नोलॉजी 4,000 के लेवल पे 3,700 का लो दिखा दिया केवल और केवल 20 दिन में। मतलब अगर आप उसको ये सोच के पकड़ लेते कि ये 6,000 आ गया है 10 दिन में, ये तो बहुत बढ़िया बाय है, तो वहाँ 6,000 पे आप ट्रैप हो जाते। 5,000 आ गया है तो भी आप ट्रैप हो जाते, 4,000 आ गया है तो भी आप ट्रैप हो जाते। इसलिए फॉलिंग नाइफ को मत पकड़िए। आज अपन सुबह खेलने गए थे जी, वहाँ अपने को एक मित्र मिला और केन्स टेक्नोलॉजी की उसने बात की, राइट। तो मुझे उसकी बातचीत से ऐसा लगा कि आज सोमवार को खरीदेगा कल। तो यहाँ आपने उस चीज के लिए हिंट किया है कि अभी उसको नहीं लेना है। और आपने ये यूज किया, डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ, ये आपने अंग्रेजी में बोला, इसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में समझा दो। देखिए, गिरते हुए चाकू को आपको नहीं पकड़ना है, क्योंकि आप पकड़ने जाओगे तो आपका हाथ कट जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही स्टॉक्स जो कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हैं, बहुत तेजी से गिरे हैं इस पर्टिकुलर फॉल में, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को नहीं पकड़ना है। क्या होगा, 10 स्टॉक जो कंटिन्यूसली फॉल हुए हैं 50-60%, उसमें से क्या होगा कि कुछ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, 1-2 स्टॉक्स हैं जो ऊपर आ जाएंगे, जो आपको फोमो दे देंगे कि यार ये पकड़ा क्यों नहीं मैंने। और कुछ स्टॉक्स हैं, मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं, वो नीचे तरफ ही जाएंगे। वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं कुछ कुछ स्टॉक्स के, और फिर भी वो नीचे तरफ ही जाएंगे। आपका कहने का मतलब है जो बहुत तेजी से कम समय में बिल्कुल 70-80% गिर गए हैं, 60% गिर गए हैं, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, बिल्कुल भले वापस पलट के कहीं भी चले जाए। राइट, दिस इज द फंडामेंटल। ओके, अभी डूज में दूसरा पॉइंट आता है कि धैर्य बनाए के रखना है, और आपको वैसे स्टॉक्स चूज करना है जो कि वॉलेटाइल कम है। और अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ संडेज से मैं अपने जो होमवर्क स्टॉक्स दे रहा हूँ वो काफ़ी कम वॉलेटाइल स्टॉक्स है। पहला स्टॉक मान लीजिए कैन फिन होम्स, इतना मार्केट गिर गया, लेकिन 881 का जो हमारा बाइंग प्राइस था उसके ऊपर ही अभी स्टॉक चल रहा है, 915 917 चल रहा है। स्टॉक धीरे धीरे मूव करता है, आराम से मूव करता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। स्मॉल कैप स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे पर्टिकुलरली कैन फिन होम स्टेबल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर है वो स्टेबल रहता है, इतना नहीं गिरता है। उसमें जो बायर सेलर हैं वो इतने वॉलेटाइल नहीं है और इतनी अग्रेसिव बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कैन फिन होम स्टेबल है। ये आपको बिहेवियर से समझना है। जैसे कि मैंने डॉम्स दिया, तो डॉम्स में भी आपका पर्टिकुलरली मैंने जब वीडियो बनाया तो आपको क्लियरली मैंने मेंशन किया कि डॉम्स सपोर्ट लेते हुए चल रहा है अपना।
डॉम्स ने क्लियरली 2480 का सपोर्ट लिया, वापस से 2580 के पास आ गया, मतलब हमारी बाइंग प्राइस के पास आ गया। तो डॉम्स भी एक कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है और उसका बिहेवियर है कि वो भी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालिए जो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। हमने कोफोर्ज चूज़ किया। कोफोर्ज आईटी रिलेटेड स्टॉक है। 1980 1990 के हाई दिखा दिया, मतलब हमारे प्राइस से 100 रुपये ऊपर भी गए। लेकिन अगेन आईटी में कुछ ग्लोबल कंपनीज के रिजल्ट्स आए, वहाँ से अफेक्ट हुआ शेयर और अभी लगभग 50 रुपये नीचे चल रहा है हमारे प्राइस से। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे कोफोर्ज के बारे में तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक और पर्टिकुलरली अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करता है। वही स्टॉक को चुनना है जो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। आपको चार्ट देखना है कि स्टॉक अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और कम वॉलेटाइल स्टॉक को चूज करना है। एग्जांपल और दूंगा, यूरेका फोर्ब्स मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर चार्ट पे। यूरेका फोर्ब्स मुझे अच्छा लग रहा है। यूरेका फोर्ब्स भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है लेकिन फिर भी 650 पे ही बना हुआ है। इतने भी फॉल आए मार्केट में, बड़े बड़े फॉल, बड़े बड़े दिन देखे हमने नेगेटिव। यूरेका फोर्ब्स 630 से नीचे नहीं गया, 620 से नीचे नहीं गया, वापस से 650 आ गया। और ऐसे स्टॉक चुनना है जहां पर आपके पास वॉलेटिलिटी कम है। और आज का हमारा जो संडे होमवर्क स्टॉक है उसमें भी वॉलेटिलिटी कम रहती है और उसी रीजन से वो आप अभी बताएंगे बाद में बताएंगे? बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों ये पूरा आप शो जरूर देखिए क्योंकि आज का जो संडे होमवर्क स्टॉक है, एक तो उसका नाम बहुत शानदार है, वो भी आपको बहुत, जैसे वो विंटेज कॉफ़ी एक बहुत अच्छा नाम है। तो शिखा भी बोल रही थी विंटेज कॉफ़ी खरीद लूँ क्या? अरे मत खरीद भाई, अभी म्यूचुअल फंड में डाल। हाँ, रस, यस। तो पहला हो गया कैपिटल प्रोटेक्शन एंड कैपिटल साइजिंग। नीचे आने दो, डालते जाओ, डालते जाओ। धैर्य बनाए रखिए। बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए में आपका कहना यह है कि वोलेटाइल स्टॉक्स जितने हैं उसको ध्यान नहीं देना है और जिनमें वोलेटिलिटी कम है उन पर ही ध्यान देना है। तो तीसरा आपका पॉइंट है क्या करना है, इसका तीसरा पॉइंट है स्पेंड मोर टाइम ऑन लर्निंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है लर्निंग में, मतलब जितने चार्ट्स आप देख सको, समझ सको कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कैसे बिहेव करते हैं स्टॉक्स। आप देखिए, एनालाइज कीजिए और बिहेवियर को समझिए कि कैसे फंडामेंटल्स पे रिएक्शन आ रहा है और आपको फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना है। और मैं जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, आपको इस पर्टिकुलर टाइम में नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स को ढूंढना है। मतलब पिछले एक साल में नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन कौन से रहे। अगर एग्जांपल देता हूं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को चुन लेते 2022-2023 में, परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे बैंक्स जितने भी थे सारे डाउनवर्ड जा रहे थे एक्सेप्ट 2-3 बैंक्स। और जितने भी बैंक्स हैं, मतलब IDFC बैंक और महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे नीचे जा रहे थे। और अगर बैंकिंग सेक्टर में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते, टॉपअप कर देते, तो आपका आज अगर आप देखते तो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स, अभी अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा ही करना है आपको नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स ढूंढना है और उस पर्टिकुलर इसमें टॉपअप करना है। अब देखो रोहित, अब जो लोग हमारे बेचारे हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का समय निकाल करके बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके देखते हैं, राइट, अब वो कहाँ से ढूंढेंगे? आप ही बता दो कुछ 2-4-5 सेक्टर। बिल्कुल। हाँ। तो लास्ट 1 ईयर में मैं 3 सेक्टर बताता हूँ जो नॉन परफॉर्मिंग रहे और आप इनकी म्यूचुअल फंड ETFs भी ढूंढ सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हैं। इंफ्रा स्टॉक्स, मतलब रियल स्टेट रिलेटेड कंपनीज में, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली रियल स्टेट सेक्टर जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है और नेगेटिव 10-12% के यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं। रेलवे सेक्टर को आप ध्यान में रख सकते हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 2 सालों से। और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है लास्ट ईयर में। ये 3 सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें रोहित, में जैसे आपने इंफ्रा, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बताया, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स बिल्कुल, मैं इसके ऊपर एक रील डालूंगा जिसमें जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वहाँ कहाँ आप पैसे लगा सकते हैं, कौन से ETFs में। और एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, PSU सेक्टर। PSU परफॉर्म ही नहीं कर रहा था 2014 से लेके 2018-19 तक के। PSU was not performing at all। ऑलरेडी जो एक हो चुकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज होती है, और फिर जो 2020 के बाद उन्होंने परफॉर्म करने का स्टार्ट किया, IRFC, IRCON, PFC, REC,
सब ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने के बाद अब वो डाउन आ रहे हैं 50-60% डाउन पर। आगे उनका क्या होगा जिनके पास है बहुत सारे ऊंचे रेट पे लिए हुए हैं? ऊंचे रेट पे लिए हुए हैं तो डेफिनेटली वहां पर दिक्कत जरूर है, क्योंकि इतना रिटर्न्स देने के बाद मतलब आपको जे पैटर्न बनते हुए दिखे। आपको एक ध्यान होगा, मैंने एक रील डाली थी कि जहां भी जिस भी स्टॉक में आपको ऐसा जे पैटर्न बनते हुए दिखे मंथली चार्ट में, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अच्छा, मतलब क्लियरली अगर स्टॉक ने इस तरीके से रिटर्न दिया है पिछले 1-2 साल वहां में, से कितना तो नीचे फिर वो कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पर्टिकुलर यहाँ तक तो आता ही आता है। हाँ। तो आपको जे जहां भी बनते हुए दिख रहा है मंथली चार्ट में, वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मंथली चार्ट्स आप देखना सीख जाइए और जो स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसमें देखिए कि जे पैटर्न तो नहीं बन रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो ये जो तीसरी चीज़ बताई कि स्पेंड मोर टाइम ऑन लर्निंग एनालाइजिंग, और इसमें भी जो लो परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स पिछले 1-2 साल 3 साल 4 साल में रहे हैं, सेक्टर्स रहे हैं, तो इसमें 3 सेक्टर्स रोहित ने ढूंढे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड मैन्युफैक्चरिंग। और इन तीनों सेक्टर्स में कौन कौन सी अच्छी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, कौन कौन से अच्छे फंड्स हैं, इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमिंग 2-3 दिन के अंदर ही, वीकडेज में ही आप बना लीजिए एक रील। और वो रील देखने के लिए आपको रोहित तातेड़ का एक इंस्टाग्राम का जो चैनल है, रोहित तातेड़ के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा आप जो हर महीने का संडे, हर हफ्ते का संडे होमवर्क स्टॉक जो रोहित सर बताते हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी स्टॉक्स विद रोहित के जो इनका ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, उसमें ये डालते हैं। सोमवार या मंगलवार को वो पोस्ट करते हैं, तो आप ज़रूर उसको भी आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके और आप समय पर वो वीडियो देख करके, रील देख करके आप सही समय पर डिसीजन ले सकें। जी, अभी क्या नहीं करना है उसके 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। इग्नोर आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट्स, मतलब अभी जहां भी आपको आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट दिखने मिलते हैं उसको आप पर्टिकुलरली इग्नोर कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम आने के बावजूद भी वहां ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है और डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिख जा रहा है, क्योंकि वहां सेलिंग आ जा रही है। क्या ये हमेशा ऐसा होता है कि ये फंडामेंटल है, या ये सिचुएशन भी चेंज होती है? सिचुएशन चेंज हो जाएगी मार्केट का। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों? मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं अभी माइंड में सबके फियर है, तो एवरीवन इज बुकिंग प्रॉफिट वेरी क्विकली। मतलब 10 पॉइंट नहीं बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं। तो उसी वजह से आपको वॉल्यूम भी आते हुए दिखेगा, साथ साथ में आपको ब्रेकआउट भी आते हुए दिखेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि डर की वजह से वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ये रियल वॉल्यूम नहीं है। ये रियल वॉल्यूम नहीं है, और डर की वजह से मतलब कुछ लोग कम पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए बड़ा वॉल्यूम खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉल्यूम दिख रहा है। और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स ये भी मतलब आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट देने के बाद भी गिर गए। फॉर एग्जांपल जारो, फैबटेक में आपको ब्रेकआउट मिला, वहाँ पे फैबटेक वापस से नीचे आ गया। स्टड्स में आपको ब्रेकआउट मिलने जा ही रहा था, लेकिन वहाँ ब्रेकआउट मिला नहीं, लेकिन वो स्टॉक भी नीचे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट्स हैं जहाँ पर आपको आईपीओ बेस बनते हुए दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ से बच के रहना है, क्योंकि आईपीओ अभी थोड़े हायर वैल्यूएशंस पे आए हैं और मार्केट जिस स्थिति में है अभी, तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अभी एंट्री मुश्किल। ठीक है, ये तो हो गया कि आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट्स में अभी हमको नहीं जाना है, क्योंकि जो वॉल्यूम दिख रहे हैं वो उन इन्वेस्टर्स के नहीं है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके रखेंगे। डिलीवरी वॉल्यूम्स कम है। डिलीवरी वॉल्यूम्स कम है, बस उनने इंट्राडे में 4 रुपए 2 रुपए बढ़ गया तो बेच दिया। राइट। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बल्क बाइंग। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जल्दी पैसे कमाने के लिए बल्क बाय आपने कर लिया, मार्केट किस पॉइंट से पलटेगा और किस स्पीड से पलटेगा आपको नहीं पता है अभी, और पलट सकता है, क्योंकि हम एक्चुअली में ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर एक पुल बैक आ चुका है मिड कैप स्मॉल कैप में दोनों में, और पुल बैक से वापस डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है अगर हमें ट्रिगर नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली बल्क बाइंग नहीं करना है। एवरेजिंग में अभी थोड़ा वेट करना है। एवरेजिंग तभी की जाती है जब आपको यहाँ पर मार्केट थोड़ा एक सेफ जोन में जाते हुए दिखता है और आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो कम है। लेकिन क्या होता है कि लोग पोजीशन साइजिंग पहले से ही बढ़ा के रखते हैं, इसलिए एवरेजिंग नहीं करना है। अगर पोजीशन साइजिंग ऑलरेडी हाई है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है, आपने पोजीशन साइजिंग कम रखी हुई है, तो बिल्कुल एवरेजिंग की जा सकती है, लेकिन एवरेजिंग का टाइम
मतलब बहुत रेयर होता है, और एवरेजिंग जब एक सेफ जोन में हम जाते हैं तब करना चाहिए। और इसी पर्टिकुलर पूरी सिनेरियो से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या मार्केट ही छोड़ देना चाहिए इस पर्टिकुलर पीरियड में। ये तो सबसे बड़ी गलती है कि आप मार्केट छोड़ दें इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो अगर आप मार्केट छोड़ दोगे तो जब सबसे बड़ी रैली आएगी तब आप उसको मिस कर दोगे, क्योंकि क्या होता है कि आपके रिटर्न्स जो है कभी भी लीनियर नहीं चलेंगे, मतलब कभी भी लीनियर नहीं चलेंगे कि एक जैसे रिटर्न्स आप हर महीने 4-4 5-5। जैसे एक दुकानदार है कपड़े का, तो वो धीरे धीरे अगले 50 साल में वो उसकी 10 गुना 20 गुना प्रोग्रेस हो ही जाएगी। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं चलेगा। नहीं है, मतलब आपको किसी मंथ में फ्लैट रिटर्न्स देखने मिलेंगे, कि कुछ मंथ आपको रेड में देखने को मिलेगा, मतलब माइनस में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूसली आपके 10-20 ट्रेड्स नेगेटिव में जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन कुछ मंथ ऐसे भी आएंगे जो आपको बड़ा प्रॉफिट देके जाएंगे। लेकिन ये रेड मंथ्स जब आएंगे तब आप अपना जो मनोबल है वो तोड़ दोगे, तो आप जो बड़े मंथ्स है वो यहाँ पे आपके छूट जाएंगे। इसको मैं इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ रोहित, बताना सही है कि नहीं है, कि म्यूचुअल फंड्स में अगर एसआईपी लंबे समय तक करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स जाने की कब रेड है, कब ग्रीन है, कब फ्लैट है, कब कंसोलिडेशन है। लेकिन 15 साल बाद जब मैं अपनी एसआईपी को देखता हूँ तो मुझे उसके रिटर्न्स 12%, 18%, 22% दिखते हैं। करेक्ट, राइट। और एक लास्ट पॉइंट है जो डिस्कस करने लायक है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होगा, आपको फियर होगा, आपको फोमो होगा, आपने बाय क्यों नहीं किया, आपने सेल क्यों नहीं किया, आपको हेजिटेशन होगा, आपको डाउट्स होंगे खुद पे कि यार क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये लॉसेस होते जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बिलीफ रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपका जॉब है एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करना, और सही वे में आप इन्वेस्टमेंट करते चलोगे, एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते चलोगे, या फिर स्टॉप लॉस लोगे या फिर टारगेट्स लोगे, तो आप एक ना एक दिन यहाँ पर आपको रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। मार्केट अभी थोड़ा चॉपी चल रहा है एक साल से। अब मैं देखूँ अगर तो नवंबर 2024 से मार्केट वहीं की वहीं बैठा हुआ है। स्मॉल कैप तो 15% डाउन है, मिड कैप 15% डाउन है। लेकिन अगर इतने चॉपी मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो अगर ग्रीन है तो फिर मैं कहूँगा कि आप विनर बैठे हुए हो इस मार्केट में। और मैं जानता हूँ जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनके पोर्टफोलियोज अभी भी यहाँ पर ग्रीन है, क्योंकि हमें जो बीच में ये बड़े फ्यू मंथ्स मिले हैं, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बड़े फ्यू मंथ्स ने हमें प्रॉफिट कमा के दिया है, जिसने अभी जो लॉसेस हुए हैं उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हुए दिखे। तो रोहित, जो आपने बताया कि बहुत लोग जो आपसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स ही हैं वो लोग, मैं जानता हूँ, तो उन्होंने तो जब 22, 23, 24 में उन्होंने 30, 40% उनका पोर्टफोलियो अप रहता था, तो आज वो मान लो 2%, 3% पे आ गया है, तो वो भी तो तुमको कुछ पिन करते होंगे। देखिए अभी जो 22-23 में जिसने इन्वेस्टमेंट चालू किया है वो तो एक बहुत बढ़िया पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक्स ने अल्टीमेट रिटर्न्स दिए हैं, मतलब 4x, 5x, 10x, 20x स्टॉक्स चले हैं। नहीं, वो 4x, 5x पे चले हैं, वो उन्होंने देखा भी हुआ है, उस समय उन्होंने बेचा नहीं, तो अभी वो नीचे आ गए, तो अभी तुमको बीच बीच में फोन आते होंगे ना उनके भी। जी हाँ, जी हाँ, कहीं भाई रोहित कहाँ लगवा दिया यार, मैं जमीन खरीद लेता तो अच्छा था। है? तो बिल्कुल ऐसे पीरियड्स आएंगे, और तो उनको आप यही समझाते हो जो हमको समझा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि हमारे बहुत सारे फेक अकाउंट, फर्जी अकाउंट हमारे नाम और फोटोज़ का इस्तेमाल करके, हमारी स्टेटस का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं फेसबुक पे, और टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। आप सचेत रहिए, ना हम टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बनाते हैं, ना हम मैसेंजर के थ्रू किसी को मैसेज करते हैं, और ना ही हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो बहुत सचेत रहिए। ये हमारा डिस्क्लेमर भी है। और एक अनाउंसमेंट ये है कि आपको अगर रोहित से संपर्क करना है तो देयर इज ओनली वन मोबाइल नंबर, दैट इज 9113666055 9113666055। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको उनकी टीम या उनका कोई भी स्टाफ का व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है, लेकिन आपको ही मैसेज करना पड़ेगा। इस नंबर से आपको कभी मैसेज खुद होकर के नहीं आएगा। तो ये तो था डूज एंड डोंट्स। एक बार क्विक रिव्यू डूज एंड डोंट्स का 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स में कर दीजिए। डूज में पहले बता देता हूँ, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, आपको कैपिटल साइजिंग को कम रखना है, एकदम से पूरे पैसे नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके लगाना है। स्विंग पोर्टफोलियोज में आपको स्टॉप लॉस लेते हुए चलना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं आ रहे हैं, अगर स्टॉक्स ऊपर आ जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेते हुए चलना है, और आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को यहाँ पर
ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करना है। डूज में धैर्य बनाए रखना है और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर वॉलिटिलिटी कम दिख रही है, जैसे कि डॉम्स, इंडस टावर, कोफोर्ज, कैनफिन होम्स, यूरेका, फोर्ब्स, हमारे जो रिसेंट संडे होमवर्क स्टॉक्स रहे हैं ये सारे कम वॉलेटाइल है। स्पेंड मोर टाइम ऑन लर्निंग, एनालाइजिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलरली वो सेक्टर्स में जहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दिखी है, और टॉपअप कीजिए अपने म्यूचुअल फंड्स को जहाँ पर जिन सेक्टर्स में भी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रा, रेलवे एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पर्टिकुलर फंड को आप ध्यान में दे सकते हैं, जिसने एज कंपेयर टू अदर इंफ्रा फंड्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, मतलब 1-1.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर, जहां पर दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने -10, -16, -8, -7, -4 इस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं पर्टिकुलरली इंफ्रा फंड में। तो ये इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस पर मैं स्पेशलाइज रील जरूर डालूंगा। डोंट्स में आता है डो नॉट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ्स, केन्स टेक्नोलॉजी, तारे, लोला, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स से दूर रहिए। इग्नोर IPO सेटअप ब्रेकआउट, जहां पर IPO में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कन्विक्शन हाई लग रहा है और मार्केट कैप उसका मिड कैप या लार्ज कैप में आ रहा है, तब आप ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हमें ब्रेकआउट मिला था ह्यूंडई में अगर ब्रेकआउट आप दिखते तो एक लार्ज कैप स्टॉक है और वहाँ पे इंडेक्स भी पॉजिटिव दिख रहा है, सेफ दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसे कोई स्टॉक में मिलता है आपको IPO सेटअप ब्रेकआउट, तो आप ध्यान दे सकते हैं। बल्क बाइंग नहीं करना है, एवरेजिंग में जल्दी नहीं करना है और एवरेजिंग भी बड़ी क्वांटिटी में नहीं करना है। और आपको क्या मार्केट छोड़ देना है, अभी बिल्कुल भी मार्केट नहीं छोड़ना है, क्योंकि मार्केट में कभी भी रिटर्न्स लीनियर नहीं होते, ऊपर नीचे जाते हुए दिखेंगे। कुछ रेड मंथ्स होंगे, कुछ बड़े रेड मंथ्स होंगे, कुछ फ्लैट मंथ्स होंगे और कुछ बड़े प्रॉफिट देने वाले मंथ्स होंगे। इसलिए उन बड़े प्रॉफिट्स देने वाले मंथ्स के लिए आपको रुकना ज़रूर है, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर मंथ्स छूट गए तो आप फिर रिग्रेट करेंगे और आपको यहाँ पर फोमो होगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स की। स्टॉक्स में मैं एक एक स्टॉक का नाम लूंगा और मेजॉरिटी हमारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग संडे होमवर्क स्टॉक्स हैं वो अभी भी ये पर्टिकुलर मार्केट में स्टेबल खड़े हुए हैं। और मैं बात करूं थर्सडे और फ्राइडे की, तो बहुत सारे जो संडे होमवर्क स्टॉक्स हैं वहाँ पे रिवाइवल भी आपको देखने को मिला है। वारी एनर्जीज की मैं बात करूंगा, मैंने डिप लेवल्स बताए थे 2890, 2700 और 2500। 2890 का लेवल आया, वहाँ पर हमने एडिशन भी किया, 2980 स्टॉक आ चुका है, डेफिनेटली 100 रुपीज़ ऊपर। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ये पर्टिकुलर लेवल्स ध्यान में रखेंगे। मेदांता स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मीडियोकर रिजल्ट्स थे और आपको डिप 1121 का हमारा एक लेवल बचा हुआ है जहाँ पर हम एवरेजिंग करेंगे और अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए हम बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली और इसीलिए हम मेदांता में भी बने रहेंगे। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी बिल्कुल यहाँ 10% नीचे आ गया है, स्टॉक हमारे बाइंग लेवल से 411 पर ट्रेड कर रहा है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक और होल्ड करेंगे। SL रहेगा 365 का। अद्वैत एनर्जी में अगर मैं बताऊं तो प्रमोटर ने भी यहाँ पर 60 लाख रुपए के शेयर्स बाय किए हैं ओपन मार्केट से और 1400 के स्टॉप लॉस से हम इस पर्टिकुलर शेयर में बने रहेंगे। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, लेकिन एक स्मॉल कैप स्टॉक होने की वजह से हमारे पर्टिकुलर बाइंग लेवल से 15% डाउन चल रहा है। बेलराइज में एक स्मॉल कैप स्टॉक होने के बावजूद भी गिरावट नहीं दिखी है और 160 पे स्टेबल खड़ा हुआ है और 156 का प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। और मैं ऐसे ही स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जहां पर आपको प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बेलराइज 3 से 4 बार 156 आके 160 161 आ चुका है, इसलिए बेलराइज में भी बने हुए हैं हम। 70% होल्ड कर रहे हैं, 30% 172 पे हटा चुके हैं। कैनफिन होम स्टेबल है, अबाउ कॉस्ट है, होल्ड करेंगे। प्राइकॉल 30% होल्ड कर रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर है इसलिए इसको भी होल्ड करेंगे। SL रहेगा हमारा कॉस्ट, मतलब लगभग 566 मेरा कॉस्ट है, आपका जो भी कॉस्ट होगा आप उसको पर्टिकुलरली SL लगा सकते हैं। M&M फाइनेंस हम पूरा एग्जिट कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 25% का। श्रीराम फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं और 30% हम होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 850 पे स्टेबल है, अभी भी हमारे कॉस्ट से 20% ऊपर है। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक श्रीराम फाइनेंस। संदुमा, देखिए संदुमा में भी क्लियरली यहाँ पर डाउन साइड दिखा और फ्राइडे को हमें एक 12% की रैली संदुमा में देखने को मिली। 219 आ गया स्टॉक, आराम से हम इसे होल्ड करेंगे। 204 का हमारा बाइंग था, क्लियरली पर्टिकुलरली संदुमा भी होल्ड है। साई लाइफ अगेन स्टेबल और होल्ड करेंगे इसको। ABDL 30% होल्ड कर रहे हैं 600 के स्टॉप लॉस से
और अभी भी बने हुए हैं हम ABDL में 30% क्वांटिटी के साथ। नाम इंडिया 765 का डिप लेवल था लेकिन नहीं आया और स्टॉक ने फ्राइडे को 5-6% का जंप दिखा दिया। और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि मैं AMCs पर बहुत बुलिश हूँ, तो नाम इंडिया पे भी मैं बुलिश रहूँगा और बुलिश रहते हुए हम इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। बैंको होल्डिंग 30% फॉर द लॉन्ग टर्म और बाकी का 70% में हमने लगभग 30 से 40% यहाँ पे बुक कर चुके हैं। भारतीय एयरटेल में भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। पावर मैक एक स्मॉल कैप स्टॉक होने की वजह से 2200 के लेवल दिखा दिया है। 2047 तक के जा सकता था, मैंने आपको पिछले लाइव में कहा था। 2097 का लेवल दिखाया और वहाँ से एक बाउंस बैक पावर मैक में देखने को मिला। फंडामेंटली स्टॉक में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ऑर्डर बुक 54,000 करोड़ की है, साथ साथ में मार्केट कैप सिर्फ 9,000 करोड़ का है, मतलब 5x इसकी ऑर्डर बुक है। यहाँ पे बने रहेंगे। पावर मैक में अगर एवरेजिंग करना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी से एवरेजिंग पावर मैक में बनती है। नेक्स्ट स्टॉक है सिल्वर टच। सिल्वर टच में 720 का स्टॉप लॉस था। 720 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा और स्टॉक ने वहाँ से बाउंस बैक दिखा दिया। 804 के लेवल हमारी बाइंग के पास आके खड़ा हो गया है। अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, बने रहेंगे सिल्वर टेक में 720 के स्टॉप लॉस के साथ। KNR कंस्ट्रक्शन 50% हटा चुके हैं और 50% के लिए 140 का स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। VMM आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म और जहाँ पे जैसी कंट्री में हम अभी जो रह रहे हैं वो कंजम्पशन बेस्ड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और लोअर क्लास पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है, तो VMM के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है और VMM यहाँ पे एक्सपांड करते हुए जा रहा है और इसीलिए होल्डिंग कर रहे हैं इसको लॉन्ग के लिए। लार्सन एंड टॉब्रो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस पर्टिकुलर स्टॉक का टारगेट बढ़ा दिया है, 5,000 कर दिया है और हम भी इसे होल्ड करेंगे। 3600 के लेवल से हम इसे होल्ड करते हुए आ रहे हैं, एक रील के थ्रू मैंने आपको बताया था। ब्लैकबक यहाँ पे स्टेबल है और हमारे कॉस्ट के ऊपर है और FII इसमें कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और इसको अब आप 600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करते हुए चलेंगे। सीरमा में आपको रुपी वीकनेस की वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करेंगे। रुपी वीकनेस जैसे ही कम होगी ये पर्टिकुलर स्टॉक बाउंस बैक कर जाएगा और सीरमा को हम होल्ड करेंगे। 700 के आसपास यहाँ पे छोटी सी एवरेजिंग करेंगे जिससे थोड़ा सा हमारा प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आए। मैराथन में 525 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म में हम बने हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक में होल्ड कर रहे हैं, बैंक्स अच्छे दिख रहे हैं इसलिए होल्ड करेंगे साउथ इंडियन बैंक। आस्क ऑटो में 370 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे। आस्क ऑटो इज ऑल्सो लुकिंग स्टेबल। BSE में हम 800 रुपये से इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हुए आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी भी होल्ड करेंगे और अभी भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है। बाइंग ऑन डिप लेवल्स में आप लिख लेंगे 2500 और 2300 और 2100, ये 3 बाइंग ऑन डिप लेवल आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। हिंद कॉपर मैं कंटिन्यूसली 3-4 वीक से बोलते आ रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ कॉपर पे और कॉपर यहाँ पर हमें एक बढ़िया रैली दिखा देता है। हिंद कॉपर में भी हमें लगभग 13% की रैली हमारी कॉस्ट से, जब एक रील मैंने आपके सामने डाली जिसमें मैंने हिंद कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता ये 3-4 शेयर्स बताए थे, वहाँ से तीनों चारों शेयर में हमें 10-12% की रैली देखने मिली। कोफोर्ज मैंने आपको बता दिया है कि हम होल्ड कर रहे हैं और 1770 के पास में थोड़े से इसमें और ऐड करूंगा। KMEW अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पूरा बुक कर लीजिए। एक 900 रुपीज़ की रैली, मतलब ऑलमोस्ट इसमें 40% का रैली देखने को मिला है KMEW में और अगर आपको 30% क्वांटिटी होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। MBAPL मैं 387 का सपोर्ट बोलते आ रहा हूँ, कब से बोलते आ रहा हूँ और स्टॉक ने 387 का सपोर्ट नहीं तोड़ा है। 409 पर ट्रेड कर रहा है, इतने गिरते हुए मार्केट में भी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हमारा बाइंग प्राइस लगभग 350 के पास था। कमिंस इंडिया स्ट्रांग है और ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, 4600 के पास ट्रेड कर रहा है। हमारे कॉस्ट से लगभग 12% ऊपर है और 50% क्वांटिटी मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। सैगिलिटी हमारा अभी ट्रेड डील नहीं आई है, फिर भी हमारे कॉस्ट के ऊपर चल रहा है और जैसे ट्रेड डील आती है मुझे लगता है सैगिलिटी कैन गिव 20-30% ईजीली, तो सैगिलिटी भी हम होल्ड कर रहे हैं। रेडिंगटन 250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप देखेंगे बाउंस बैक रेडिंगटन में आपको फ्राइडे और थर्सडे को देखने मिल गया, जहां पर स्टॉक आ गया है 282 के पास में और जैसे ही धीरे से अब ये 300-305 के लेवल को तोड़ेगा तो 330-340 के लेवल्स रेडिंगटन में देखने को मिल सकते हैं।
विंटेज कॉफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप धराशायी हुआ लेकिन विंटेज कॉफ़ी वहीं बना हुआ है और फ्राइडे को भी 3-4% ऊपर था और स्टेबल है। विंटेज कॉफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रमोटर बाय कर रहे हैं, FII बाय कर रहे हैं। विंटेज कॉफ़ी इज ऑल्सो लुकिंग गुड। 30% हम बुक कर चुके हैं, 70% वी आर होल्डिंग इन आवर स्विंग पोर्टफोलियो। हमारा लास्ट वीक का जो संडे होमवर्क स्टॉक था डॉम्स इंडस्ट्री, 30 रुपये डाउन चल रहा है हमारे लेवल से, लेकिन अगेन रिस्पेक्ट करता है अपने सपोर्ट्स को और सपोर्ट लेके ऊपर आता है, इसलिए 2450 का हमारा बाइंग ऑन डिप का लेवल भी है और अगर 2450 आ जाता है तो हम थोड़ा सा वहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक कवर कर जाना चाहिए डॉम्स इंडस्ट्री, होल्डिंग इन अवर स्टोर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे इस सप्ताह के संडे होमवर्क स्टॉक के लिए, जिसमें आपको उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देखना है, समझना है और आपको उस होमवर्क के लिए क्या क्या करना है, कौन सा वो स्टॉक है, इसके बारे में रोहित अभी बताएंगे। जी हाँ, हमारा संडे होमवर्क स्टॉक रहेगा इंडस टावर और ये अभी ट्रेड कर रहा है 415 रुपये पे। आपको इसके फंडामेंटल्स चेक करना है, आपको इसके चार्ट्स देखना है, आपको इसका एक्सपांशन प्लान्स देखना है, क्या बैकिंग है, क्या एक्सपोर्ट्स है और सारी चीज़ें देख के मुझे बताना है कि आपको इंडस टावर कैसा लगता है। फिर मैं वीकली वीडियो में आपके लिए एनालाइज करूंगा हाउ डज इंडस टावर लुक्स फॉर शॉर्ट टर्म, और उसके लिए आप देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।